अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। लिंक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में, और इसके बाद एक और चैप्टर है टेबल्स। ये दो हमें आज कवर करने हैं, ठीक है। तो इमेजेस के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि इमेजेस इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इमेजेस आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो, उसका इमेज फॉर्मेट सही तरीके का क्या होता है, किस तरीके से आप सही तरीके से इमेजेस अपनी वेबसाइट में लगाते हो, और इमेजेस किस तरीके की होनी चाहिए वेब के लिए, ठीक है। और अपनी वेब को किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करोगे। तो आज का टॉपिक यही है, सही है। और इसके अलावा आज हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि इमेजेस के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपने जहाँ पे आपके पास इंडेक्स की फ़ाइल या सीएसएस की फ़ाइल हो, वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें इमेजेस के नाम से, और वहाँ पे जो भी आपकी इमेजेस हैं वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक सिंटैक्स दिया हुआ है इमेजेस का कि आप इमेज का टैग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है। देखें, इमेज का टैग एक आएगा, उसके बाद आपके पास एक सोर्स आ रही है जहाँ पे आप इमेज का लिंक दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑल्ट का एक मतलब कि एक एट्रीब्यूट है वो दोगे, उसकी वैल्यू दोगे, और ये कब इस्तेमाल होगा ऑल्ट का एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आपकी इमेज शो नहीं होती, आपने ये जो सोर्स पाथ दी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है बेसिकली आप यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, तो इसकी वजह से ये इमेज आपकी शो नहीं हो रही। तो वहाँ पे आपके जो ऑल्ट के अंदर एट्रीब्यूट होगा, मतलब कि ऑल्ट के अंदर जो वैल्यू होगी, ये जो ऑल्ट आपका एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके ऊपर अगर मैं होवर करता हूँ इस इमेज के ऊपर, तो मेरे पास टाइटल ये शो हो रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ कि हम किस तरीके से काम करेंगे। मैं तो अपने पहले उस पर आ जाता हूँ जो मेरा फोल्डर है, और वहाँ पे आके मैं CMD लिखूँगा। CMD लिखने के बाद, और मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, ठीक है। और मेरा जो VS कोड है वो ओपन हो चुका है। सही, थोड़ा सा टाइम लेगा, इट टेक्स सम टाइम। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी हमें नीड नहीं है। इसका मैं स्क्रीन फुल कर देता हूँ। और मैंने बेसिकली आपको क्या बताया कि मैंने एक इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया है, अपना जो भी फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं, और वहाँ पे मैंने एक इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक से एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। पहले मैं एक यहाँ पे क्लास क्रिएट कर देता हूँ, क्लास 3.html, ठीक है। सॉरी, क्लास 3 है हमारी, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। सही, क्लास 3.html। और जो हमारी उसके उससे पहले वाली जो क्लासेस थी, मतलब कि हमारा जो नाम है क्लास 4 है यहाँ पे। और पहली क्लास जो थी बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब जो कोडिंग की जो क्लासेस हैं वो क्लास 3 की, हम HTML की जो क्लास है वो 3 है, ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस 1 एक्सक्लेमेशन मार्क से हमारा कोड का सिंटेक्स आ जाएगा। और अब मुझे यहाँ पे इमेज का, पहले तो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, चैप्टर 5 और इमेजेस, ठीक है। इसके बाद IMG का टैग आता है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है कि इमेज का टैग है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इमेज का लिंक देना है, मतलब कि मुझे सोर्स देनी है इमेज की। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली एक डॉट लगाऊंगा, और डॉट लगाने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके बाद जो है इमेजेस का मेरे पास एक फोल्डर दिख रहा है, उसके ऊपर जाऊंगा, और एक मुझे मेरे पास जो इमेज है इसके अंदर फोल्डर के अंदर, उसको मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही इमेज आपको ला के दिखाता हूँ। अभी मैंने सिंपल एक सोर्स पाथ दिया और इमेज का टैग के अंदर एक सोर्स पाथ मैंने इमेज का लिंक दे दिया बस, और कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो मेरे पास इमेज कुछ इस तरीके की आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इमेज इस तरीके की आ रही है। तो अब
इमेज के लिए क्या करें, इस इमेज को सही भी करना है तो मैं अपने VS कोड पे आता हूँ। VS कोड पे आने के बाद मुझे यहाँ पे हाइट हम यहाँ दे देते हैं 400 और विथ भी हम दे देते हैं 400। सही। और याद रखिएगा यहाँ पे मैंने कोई यूनिट नहीं दिया हुआ हाइट और विथ के अंदर। जब भी आप HTML के अंदर काम करोगे तो आप हाइट और विथ यूनिट नहीं दोगे, ठीक है। तो कंट्रोल सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आप चेक कर सकते हैं एक हमारी हेडिंग आ रही है और एक हमें इमेज आ रही है। तो यहाँ तक मुझे काइंडली बता दें कि क्लियर है, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो इमेज के अंदर मैं रिपीट कर देता हूँ। काइंडली मुझे यहाँ तक बता दें कि क्लियर है, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ऑल्ट के अंदर यहाँ पे ऑल्ट में अब इमेज शो नहीं होती आपकी, सही है। तो अब क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इमेज शो नहीं होती तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज शो, या हम कुछ भी ऐसे टेक्स्ट लिख देते हैं। सही, इमेज मैंने ऐसे टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। और हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही तो मैं कंट्रोल S करता हूँ, सही है। और मैं यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ। हमारी जो एक्सटेंशन है वो JPG है, सही है। और अब मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज कर दिए, JPEG कर दिए। तो अब क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, तो अब हमारे पास आउटपुट वो आएगा जो आप ऑल्ट के अंदर लिखोगे। ये मतलब कि जो आपका ऑल्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो आप लिखोगे वही इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑल्ट के अंदर लिखा हुआ है अ फैमिली ऑफ का। देन इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो अब जो हम ऑल्ट के अंदर लिखेंगे वही हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑल्ट के अंदर लिखेंगे वही आपको शो हो रहा होगा। अब हाइट और विड्थ का मसला यहाँ पे ये है कि देखें फॉर एग्जांपल अब मैं ये हाइट और विड्थ हटा देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल S करता हूँ। और हमारी जो इमेज है उसका भी मैं फॉर्मेट सही कर देता हूँ JPG। और अब इमेज हमारी कुछ इस तरीके से आ रही है जो कि बहुत बड़ी आ रही है। अब हमें इस तरीके की इमेज नहीं चाहिए। तो हमें इमेज चाहिए किस तरीके की, हमें इमेज हाइट और विड्थ हमें लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाइट और विड्थ बेसिकली अगर आप नहीं दोगे तो आपकी इमेज का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो इसी वजह से आपको हाइट और विड्थ देना मस्ट है। लेकिन अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML में आप हाइट और विड्थ की सिर्फ वैल्यू देते हो। और अगर मैं CSS की बात करूं तो CSS के अंदर आप हाइट और विड्थ देते हो तो उसके आगे कोई यूनिट लगाते हो, मतलब कि पिक्सल्स हो गया, रैम हो गया, ये कुछ यूनिट्स होते हैं। जब हम CSS के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको यूनिट्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ। और अब मेरी जो हाइट और विड्थ है वो 500 है। मतलब क्या, मेरी जो हाइट है ये 500 है और ये जो विड्थ है ये मेरी 500 है, ठीक है। तो अब क्लियर है हाइट और विड्थ। और इमेज के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपको क्या करना है, एक इमेज का टैग देना है। सही, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने IMG का एक टैग देना है, ठीक है, IMG। और सिंपल टैब या S आप इंटर प्रेस कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक अपनी जहाँ पे भी आपकी इमेज है फोल्डर के अंदर उसका यहाँ पे आप लिंक देंगे, मतलब कि एक सोर्स पाथ देंगे, ठीक है। तो डॉट डॉट लगाना है, देन स्लैश। अब उसके बाद जैसे आपने डॉट स्लैश लगाया तो आपके पास यहाँ पे कुछ सजेशंस आ रहे हैं आपके कौन से फोल्डर के अंदर इमेज है। तो इमेजेस के अंदर जाऊंगा, मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है और यहाँ पे ये इमेज मेरी इमेज डाउनलोड करके मैंने रखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे ऑल्ट पे आके मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, फीमेल, गर्ल, ऐसे कोई नाम दे देता हूँ, सही, फीमेल लिख देता हूँ। और उसके बाद जो है ऑल्ट पे मैंने नाम दे दिया। अब मैं एक टाइटल भी दे देता हूँ। अब टाइटल में मैं देता हूँ कि अगर, सही है, इस तरीके से आप कुछ भी दे दो नाम, ठीक है। देन इसके बाद टाइटल बेसिकली ये है कि जब आप उसके ऊपर होवर करोगे तभी वो आपको टाइटल दिखा रहा होगा। और हाइट मैंने यहाँ पे दे दी
500 और मैंने विड्थ दे दी यहाँ पे 300, ठीक है। मैंने हाइट और विड्थ भी दे दी और कंट्रोल सेव करता हूँ। तो मेरे पास सोर्स हमने दे दिया। ऑल्ट पे, ऑल्ट बेसिकली कि अगर आपकी इमेज शो नहीं होती तो वहाँ पे आपको नाम दिखा देगा जो भी आप लिखोगे। और अगर आप टाइटल देना चाहते हो, अगर आप होवर करें कोई तो उसके ऊपर अगर कोई नाम वगैरह शो करवाना चाहते हो तो वो भी आप दिखा सकते हो। देन उसके बाद हाइट आप बताना चाहते हो तो हाइट भी आप यहाँ पे बता सकते हो 500 और 300, क्योंकि अगर आपकी साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप हाइट और विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं अपनी इमेजेस पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए उसके बराबर में एक और इमेज आ रही है जिसकी जो हाइट क्या है हमारे पास, हाइट 500 है और इसकी मैंने विड्थ कम कर दी। कितनी? 300 कर दी है, ठीक है। और अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, देखें अब इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आ गर्ल, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। होवर ये टाइटल है आपका। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसके ऊपर होवर करता हूँ कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखिए छोटी सी इंडिकेशन आपको दे रहा है आ गर्ल, ये टाइटल है आपका। क्लियर है यहाँ तक? सही है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके बाद अपने दोबारा उसके ऊपर आते हैं इमेजेस पे। आपको टाइटल मैंने बता दिया, सही है, वर्ल्ड के बारे में बता दिया। अच्छा एक और चीज़, इमेजेस के अंदर ना इमेजेस का कोई मतलब कि एंडिंग टैग नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिए, इमेजेस के अंदर इमेज का जो टैग है उसके अंदर कोई एंडिंग टैग नहीं होता। ये फॉरवर्ड स्लेश बता रहा है कि अपने आप को खुद ही मतलब कि इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है, खुद ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है इमेज का, तो इस बात को याद रखिएगा। और इसके अलावा ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट से क्या मुराद है? इनलाइन एलिमेंट से मुराद ये है कि इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल H1 क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये है कि वो पूरी रो स्पेस जो है ना, आपकी पूरी रो की जो स्पेस है वो कंज्यूम करता है, वो यूटिलाइज करता है, मतलब कि उसको पूरी जगह घेर लेता है। जब इमेज की बात करता हूँ तो एक इमेज ये रही मेरे पास, एक इमेज ये रही, ठीक है। तो ये अलग अलग इमेजेस हैं और ये एक रो के अंदर आ रही है, तो ये है इन लाइन, मतलब कि इन लाइन, सही है। ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब कि H1 पूरी लाइन को कंज्यूम कर लेता है, पूरी लाइन को घेर लेता है, सही, कंप्लीट लाइन को यूटिलाइज करता है। लेकिन इमेजेस को उतनी जगह चाहिए जितनी आप उसको स्पेस बताओगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद इमेजेस आपने बता दिया, देन उसके बाद जो है हाइट और विड्थ मैंने आपको बता दी, सही है। देन इसके बाद हमारे पास अ, यहाँ पे हमारे पास है बेसिकली हाइट विड्थ हमने डिफाइन कर लिया है, सही है। इमेजेस को भी हमने ऐड कर लिया, टाइटल भी, हाइट विड्थ भी मैंने आपको बता दिया। देन इसके बाद नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप जो है ना इमेजेस को पैराग्राफ से पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इमेज है और एक पैराग्राफ है, सही है। मतलब कि बिफोर अ पैराग्राफ, इनसाइड द पैराग्राफ और इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। मतलब क्या? आप इमेज को पैराग्राफ से पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इमेज को पैराग्राफ के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इमेज को पैराग्राफ के बीच में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए इमेज के बीच में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करके देखते हैं हम। जो आउटपुट आएगा आपके पास, आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा। मतलब एक इमेज अगर आप इस तरीके से लेके चलते हैं, इमेज को आपने पहले डिफाइन कर दिया, पैराग्राफ को बाद में, तो इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इमेज को पैराग्राफ के अंदर इस यूज करते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगा, मतलब कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है, अब ये इमेज आ रही है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप पैराग्राफ के बीच में, सेंटर में अगर इमेज को इस्तेमाल करते हैं तो ये लाइन चल रही है और ये जितना इसकी हाइट होगी, जितनी हाइट होगी उतनी वो लाइन हाइट कंज्यूम करेगा। ये देखें, ये जो स्पेस आ रही है लाइन हाइट है, ठीक है। ये लाइन हाइट कंज्यूम करेगा, इतना स्पेस वो अपना लेगा क्योंकि इमेज इतनी बड़ी है। लेकिन आप देखें पैराग्राफ के साथ चल रही है इमेज। तो ये तीन चीज़ें, तो चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। HR
HR का टैग लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज का, वही इमेज मैं ले रहा हूँ, सही वही इमेज में रिपीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं पैराग्राफ का टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ 20 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक इमेज वही कॉपी की है ऊपर से। ठीक है, और इमेज कॉपी करने के बाद एक मैंने पैराग्राफ यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, ये कंडीशन यहाँ पे कहलाएगी बिफोर द पैराग्राफ। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर द पैराग्राफ। सही, बिफोर द पैराग्राफ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। इसके बाद आफ्टर द इसके सेकंड कंडीशन क्या है, इनसाइड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। तो ये भी हम कॉपी कर लेते हैं, inside the start of the paragraph, inside the start of the paragraph। और यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक वही पैराग्राफ लिया और यहाँ पे डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, लोरेम 20 वर्ड्स का, और सेव करता हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक इमेज देनी है और इमेज में वही मैं अपनी इमेज दे देता हूँ जो मेरे पास इमेज मौजूद है। ठीक है, और इसकी मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, और ऑल्ट के अंदर अगर आप कुछ नहीं भी लिखें तब भी आपका काम करेगा। ठीक है, तो मैं हाइट यहाँ पे दे देता हूँ 200 और विड्थ हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 200। और यही विड्थ और हाइट जो है मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ। आई थिंक हुई है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और एक और पैराग्राफ हमें यहाँ पे लेना है। क्या करना है यहाँ पे, इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ और यहाँ पे 20 वर्ड्स का टेक्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद बीच में बिल्कुल सेंटर में मैं एक वही इमेज ले रहा हूँ जो मैंने ऊपर से कॉपी की थी। सही है, और यहाँ पे आके इन द मिडल में इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और अब मैं पहले तो कंडीशन में दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुआ क्या है सीन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिकली पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक और मैं यहाँ से HR टैग ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। देखें, बिफोर द पैराग्राफ में कंडीशन हुआ क्या, यहाँ पे हमने एक इमेज का टैग लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, और इनसाइड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ में हमने क्या किया, हमने एक पैराग्राफ का टैग लिया और उसके अंदर इमेज रखी है। पहले क्या था, पैराग्राफ से पहले इमेज थी, लेकिन इनसाइड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ के अंदर इमेज है, उसके बाद टेक्स्ट है। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो हमारी कंडीशन है जो फुलफिल करनी थी हमें, उसमें हमारा पैराग्राफ का टैग है, उसके अंदर टेक्स्ट है और सेंटर में हमारे पास इमेज है। सेंटर में इमेज है, उसके बाद फिर कुछ टेक्स्ट है। तो ये सेंटर के मतलब कि पैराग्राफ के सेंटर में आपने इमेज इंसर्ट करवा दी। अब मैं Ctrl+S करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, तो यहाँ पे काइंडली आप चेक कर सकते हैं मैंने दो HR के टैग दिए थे जो कि मुझे लाइन ब्रेक करके दे रहे हैं। पहले हमारे पास क्या आया, एक इमेज आई, देन पैराग्राफ आया। ठीक है, इसी के बाद हमने दूसरा जो हमारे पास था वो क्या था, अगर हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दें ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। Ctrl+X H3 और पेस्ट, इसको भी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। Ctrl+X H3 Ctrl+C H3, और इसको भी मैं एक हेडिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और
H3 कंट्रोल V, सही है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखें बिफोर द पैराग्राफ में क्या सीन हो रहा था, इमेज आई पहले, उसके बाद टेक्स्ट आया। इनसाइड द पैराग्राफ में क्या सीन हो रहा है, इमेज पहले, उसके साथ टेक्स्ट चल रहा है। ठीक, देखें उसके साथ टेक्स्ट चल रहा है, तो ये चीज चेक करेगा। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ में क्या सीन हो रहा है, इमेज बाद में आ रही है, मतलब कि पहले टेक्स्ट चल रहा है और उसके साथ सेंटर में इमेज आ रही है। तो ये मुझे काइंडली बता दें कि क्लियर है यहाँ तक या नहीं। अगर क्लियर नहीं है तो फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये 3 चीज़ें कोई मुश्किल नहीं, आसान है। अगर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बता दें, फिर मैं वहीं से ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपने पैराग्राफ पे आते हैं। तो हमने बेसिकली ये इमेजेस पढ़ ली, हाइट और विड्थ के बारे में पढ़ लिया, बिफोर द पैराग्राफ के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाती है। अब अलाइनमेंट क्या है, बेसिकली अलाइनमेंट जो है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कोई दूसरी इमेज लेना चाहता हूँ। अब इमेजेस के लिए आपके पास एक बेहतरीन वेबसाइट मौजूद है, और वेबसाइट बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल एक्स, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अपनी वेब ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आपके पास वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ से आप इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, और मैं इसको ओपन विथ शो इन फोल्डर करता हूँ, सही, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके इमेजेस के अंदर आके मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, अपने इसके ऊपर आता हूँ VS कोड पे, और यहाँ पे मैं एक HR का टैग देता हूँ, HR, और यहाँ पे मैं BR का टैग दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इमेज का टैग, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जो कि हम पढ़ेंगे अलाइन। हम अभी क्या पढ़ेंगे, अलाइन। इस यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस की लिंक दे देता हूँ जो अभी हमने डाउनलोड की है, और यहाँ पे ऑल्ट के अंदर लिख देते हैं कि रैंडम इमेज। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे रैंडम इमेज के बाद एक हाइट और विड्थ हमें डिफाइन करनी है 400, और विड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, 400। और इसके अलावा हमने यहाँ पे अलाइनमेंट भी डिफाइन करनी है। पहले इसको सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इमेज आपकी आ गई। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पैराग्राफ के अंदर एक इमेज लिखी है, मतलब कि पैराग्राफ के अंदर आपने एक इमेज का टैग इंसर्ट किया है और उसके आगे आपने पैराग्राफ दिया है। तो यही टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लेना है और टेक्स्ट में वही कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो इमेज का टैग है ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसकी सेंटर में, मतलब कि स्टार्टिंग में मैं ये इमेज का टैग कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें करना है क्या, यहाँ पे पहले मैं इसका आउटपुट दिखा दूँ। आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है, इमेज के साथ आपके पास टेक्स्ट चल रहा है, सही है, ये देखिए इमेज के साथ टेक्स्ट चल रहा है। अब एक एट्रीब्यूट है अलाइन, सही, यहाँ पे अलाइन का एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा। अलाइन का एट्रीब्यूट यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, अलाइन और अलाइन देखते हैं, अलाइन का यहाँ पे एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा, और यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट, चेक करते हैं हमारा अलाइन का एट्रीब्यूट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है, अलाइन का एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा। अगर हम VS कोड पे आए तो यहाँ पे देखें अलाइन का जो एट्रीब्यूट है हमारा वो ब्लू कलर का नहीं आ रहा, सॉरी ग्रीन कलर का। सही है, तो इसी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे मतलब कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे।
लेकिन ब्राउज़र इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो है अब हमारा जो टेक्स्ट है ये इस तरीके से राइट साइड पे आ रहा है और जो आपकी इमेज है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है। ठीक है, तो काइंडली ये भी मुझे बता दीजिएगा। और हमारी जो हेडिंग है सही, और इसकी ऊपर वाली जो इमेज है वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अलाइन की हेडिंग H3 और ये आपके पास इमेज और इसके राइट साइड पे आपके पास मतलब के जो टेक्स्ट होगा वो आ रहा होगा। अब इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी करता हूँ और HR का टैग इंसर्ट करते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो इमेज है इसको मैं अलाइन कर देता हूँ राइट। सेव करते हैं, देखते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही है। और हमें BR का भी टैग इस्तेमाल करना है। BR का टैग, तो अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, सीन ये हो रहा है कि आपकी जो इमेज है बहुत बड़ी है लेकिन इमेज हमेशा इनलाइन होती है। तो इसको अब इसको ना यहाँ पे देखें कि अब ये यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, ये उस इमेज को भी उसी के अंदर कंसीडर कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको एक डिव के अंदर रख सकते हैं। अब डिव क्या है, डिव बेसिकली ये है कि आप जो है डिफ के अंदर डिफ एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप जो है जितना कंटेंट आप रखना चाहते हो वो आप इसके अंदर रख सकते हो, लेकिन डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और हमारा कहाँ गया, हमारा ब्राउज़र इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लाइन राइट किया है हमने, अगर हम इसकी 200 और इसको भी 200 और 200 करते हैं और इसको भी हम एक डिफ के अंदर लेके आते हैं। नाउ यू कैन चेक। तो कुछ इस तरीके से हम अपना आउटपुट लेके आ रहे हैं, सही है। तो क्योंकि ये इसको इनलाइन समझ रहा है इस इमेज को, तो इमेज जहाँ तक उसका साइज होगा तो वहीं तक ही आप इसको कर सकते हो। अब इसको ब्रेक करने के लिए अब यहाँ पे CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे पैडिंग या मार्जिन के ज़रिए हम इसको लाइन के स्पेस लेके आके वो कर सकते हैं, सही है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो अलाइनमेंट आपको समझ आ गई, काइंडली मुझे बता दें अगर प्रॉब्लम आ रही है अलाइनमेंट में, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा अगर अलाइनमेंट समझ आ गई है तो। क्लियर है अलाइनमेंट, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरीके से अलाइन जो है लेफ़्ट और राइट किया हुआ है और इन्होंने विड्थ और हाइट भी डिफाइन की हुई है। तो अब जो हमारे पास इस तरीके का आपके पास आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने HR के ज़रिए इन्होंने लाइन ब्रेक की हुई है और यहाँ पे जहाँ तक इमेज होगी तो वहीं तक इनका जो टेक्स्ट है वहीं तक ही आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बढ़ाना है, तो टेक्स्ट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ या हम इसको लोरेम 200 वर्ड्स Ctrl+S, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, सही है। तो मतलब कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो जितना बड़ा होगा फिर उस हिसाब से लाइन ब्रेक होगी, सही। अभी अगर मैं HTML की बात करूँ तो अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सीन हो क्या रहा है। देखें हमने क्या किया बेसिकली, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कर दिया रिमूव और हमने यहाँ पे बेसिकली किया है, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग लिया, उसके अंदर इमेज और डॉट इमेजेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली और इसके आगे मैंने हाइट दे दी 200 या 100 पिक्सल की, आप यहाँ पे दे दो 100 और 100 जो है मैंने हाइट और विड्थ दे दी। 100 हाइट है, 100 विड्थ है और मैंने अलाइन यहाँ पे कर दिया, सही अलाइन मैंने कर दिया लेफ्ट। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लोरेम 50 वर्ड्स का टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक और पैराग्राफ लेते हैं और यहाँ पे मैं HR का टैग ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो हमने काम किया है वो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 50 वर्ड्स का टेक्स्ट ले लेते हैं और इसके बाद में यहीं मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ अपनी, जो मेरी इमेज है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट। पहले वाले पे मैंने किया कि लेफ्ट और दूसरे वाले पे मैंने किया राइट, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं। देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक इमेज ली, ठीक है, और इमेज के साथ इसको अलाइन कर दिया, किसके साथ, जो हमारा पैराग्राफ है। अब इसको हमने कर दिया अलाइन लेफ्ट और जो दूसरा पैराग्राफ है उसको हमने क्या कर दिया, अलाइन राइट। सही है असद भाई, मुझे यहाँ तक बता दिएगा कि अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे, बस इमेज का एक टैग लिया है और उसको अलाइन राइट लेफ्ट कर दिया है और उसको अलाइन राइट कर दिया है और उसके आगे हमने वही पैराग्राफ का टेक्स्ट लिख दिया है। तो कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, सही है। आप अलाइनिंग बॉटम, मिडल और टॉप भी कर सकते हो, सही है। अगर आपको अलाइनिंग करनी है टॉप, बॉटम, मिडल, इस तरीके से भी आप कर सकते हो अपना काम। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और टेक्स्ट इसके अंदर लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले। या हम एक काम कर सकते हैं, हमारी जो हाइट है वो कम करके देखते हैं, 80 पे सही है, चले। अब हमें क्या करना है, अब हमें अलाइन करना है टॉप, सही है। हमने अलाइन कर दिया टॉप, एक को कर दिया मिडल और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अलाइन इसको कर देते हैं बॉटम। कंट्रोल सेव और अपना आउटपुट चेक करते हैं। पहले हमने किया था टॉप, तो अब ये इमेज आपकी टॉप पे आ गई, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से रीड करोगे, मतलब कि जो लाइन स्पेसिंग आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो टॉप पे आ गई है। अब आप चाहते हैं कि यार आपकी इमेज मिडल पे आए, तो ये इमेज आपकी मिडल पे आ गई और जो फर्स्ट लाइन होगी वो सेंटर से चलेगी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि अलाइनमेंट बॉटम से हो, तो अब जो स्पेसिंग होगी वो ऊपर से आएगी, टॉप ऑफ द साइड से आएगी। तो ये भी 3 तरीके हैं कि आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, टॉप बॉटम मिडल भी कर सकते हैं। तो मतलब कि आपके पास 5 तरीके हो गए अलाइनमेंट के, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने दोबारा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि आपकी इमेज जो है सही फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब क्या फॉर्मेट, क्या आपकी इमेज जेपेग के अंदर होनी चाहिए या जिफ के अंदर होनी चाहिए या पीएनजी के अंदर होनी चाहिए। अगर आप चेक कर सकें, जेपेग, GIF और PNG, ये 3 फॉर्मेट है वेबसाइट के लिए। आप जब भी वेबसाइट के लिए इमेजेस डाउनलोड करें तो ये 3 फॉर्मेट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, इसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। आप JPEG इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, कोई मसला नहीं है। आप GIF इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, कोई मसला नहीं है। आप PNG इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन इसके अलावा अगर कोई फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर बैड मैनर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये 3 फॉर्मेट होते हैं वेबसाइट के लिए। आपकी इमेज का जो साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो सही तरीके का साइज़ नहीं होगा तो फिर आपकी इमेज एज अ रॉन्ग कंसीडर की जाएगी, बैड मैनर्स कहलाएंगे। आपकी इमेज का जो थर्ड रूल है वो ये बता रहा है कि इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इमेजेस डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स, मतलब के जो की पॉइंट्स आपको बताने थे, सही है। इसके अलावा आप फोटोशॉप से आप अपनी इमेजेस एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं, तो ये वेबसाइट्स के भी ज़रिए आप जो है ऑनलाइन एडिटर के ज़रिए आप अपना काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स को भी एडिट कर सकते हैं। ये इन वेबसाइट्स पे जाके आप अपना काम इजीली एडिट करके अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ फॉर्मेट दिए हुए इमेजेस के, जेपेग के, सही है। देन इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है नीचे इमेज की डायमेंशंस के बारे में बताया हुआ है कि इमेज
you use your website should be saved at the same width and height that you want them to appear on the page। मतलब कि आप इमेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी हाइट और विड्थ सेम रखिएगा। सही है, ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप इमेज को क्रॉप कर रहे हैं तो इस तरीके से नज़र आए। हमेशा इमेज आपको इस तरीके से दिखनी चाहिए, कंप्लीट प्रॉपर इमेज। आप लैंडस्केप में इस तरीके से इमेज नहीं दिखा सकते, या ना ही इस तरीके से आप इमेज दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये देखें एक प्रॉपर इमेज आ रही है, और पोर्ट्रेट में इस तरीके से इमेज कंप्लीट शो नहीं हो रही, ये एक बैड मैनर्स कहलाते हैं। तो इमेजेस रखने का भी एक तरीका होता है, सही है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिएगा, इसको हल्के में नहीं लिएगा, ठीक है। इमेज का रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि इसके जो पिक्सल्स हैं वो एटलीस्ट जेपेग की अगर मैं बात करूँ तो 300 पे होनी चाहिए, ठीक है, रेजोल्यूशन इमेज की। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे पास कुछ वेक्टर इमेजेस होती हैं जो कि इलस्ट्रेटर पे क्रिएट होती हैं, और वेक्टर की इमेजेस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो फॉर्मेट है एसवीजी है। और आजकल जो इमेजेस इस्तेमाल होती हैं वेबसाइट के अंदर वो होती हैं एसवीजी इमेजेस। उसके अंदर आप इमेजेस के अंदर एनिमेशंस भी कर सकते हो, उसके अंदर आप आइकन्स भी लेके आ सकते हो। एसवीजी इमेजेस बहुत हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस होते हैं और इनका साइज़ बहुत कम होता है, तो ये बेनिफिट है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ वेक्टर इमेजेस की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। आपके पास एनिमेटेड इमेजेस होती हैं जो कि जिफ्स के फॉर्मेट में होती हैं, GIF, ठीक है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोडिंग बार है, तो ये एक इमेज है जो कि लोड हो रही है। पहले यहाँ पे था ऑरेंज कलर पे, ये घूम रहा है, मतलब कि राउंडिंग में घूम रही है, तो ये जिफ इमेज कहलाती है। आपने देखी होगी जो मूव होती इमेजेस, और व्हाट्सएप में आपने इस्तेमाल की होंगी इमेजेस, वो होती हैं GIF फॉर्मेट की इमेजेस, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लें, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया हुआ है इमेजेस के बारे में। अगर आप फिगर के नीचे कोई कैप्शन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने एक फिगर का एक टैग लिया, उसके नीचे एक इमेज का टैग दिया, और BR, देन इसके बाद फेक कैप्शन। मतलब कि इन्होंने एक कैप्शन दिए कि अगर इमेज के साथ अगर आप कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, एक इमेज आपको शो हो रही है और यहाँ पे एक कैप्शन शो हो रही है फेक कैप्शन के अंदर, ठीक है। जो फेक कैप्शन के अंदर लिखेंगे वो फिगर की कैप्शन होगी, मतलब कि आप इमेज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये कभी कभार आपको काम आता है। आप अगर इमेजेस को नीचे कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सही, फिगर का आप टैग लेंगे, इमेज का टैग एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे इमेज का टैग इंसर्ट करेंगे, और BR और फिर कैप्शन के अंदर जो भी आपकी कैप्शन होगी, जो भी आप इमेज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख के आप बता सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसको करके दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। फेक कैप्शन के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, सही है। इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है कि फिगर का एक आपने टैग लिया, और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने एक फिगर का टैग लिया, और फिगर के टैग लेने के बाद आपने एक इमेज ली, इमेज लेने के बाद आपने एक इमेज यहाँ पे बता दी। यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ भी बता देता हूँ 200, और विड्थ भी बता देता हूँ 200। फिर उसके बाद मैंने BR का टैग लिया, देन इसके बाद फेक कैप्शन। अब यहाँ पे मुझे ये टैग दे नहीं रहा, क्योंकि कुछ टैग्स हैं जो कि HTML5 सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कुछ टैग 5 वर्ड्स का मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ और सेव करते हैं, और अपने ब्राउज़र पे आते हैं, तो इस तरीके से आपके पास फेक कैप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ये फेक कैप्शन इस तरीके से इमेज के नीचे जो टेक्स्ट है वो आपके पास ये दिख रहा है, ठीक है। देन इसके बाद फेक कैप्शन भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ता हूँ। ये मतलब कि इसकी समरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। आपका इमेजेस का भी टेबल मतलब कि इमेजेस का भी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप इमेजेस के अंदर अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो फिर हम टेबल्स जल्दी से फिर कंप्लीट करते हैं। जल्दी से मुझे बताएं।
जी, तो बताएं कहाँ तक पहुँचे? क्लियर है यहाँ तक, या फिर टेबल्स स्टार्ट कर लें? अगर क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। तो इमेजेस आपको आई थिंक आ गई होंगी, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है इमेजेस। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दें, देन फिर हम टेबल्स का चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। सही है। तो टेबल्स बेसिकली क्यों काम आते हैं ये हम पढ़ेंगे, और अपना जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और टेबल्स बनाने का जो HTML के अंदर अच्छा तरीका है, जो मतलब कि फॉर्मेट क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, टेबल्स के बारे में। और एक मैं असाइनमेंट भी दूंगा और वो आपको करके दिखाना है, सही है, टेबल्स पे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। टेबल्स के लिए आपको कुछ इस तरीके के टेबल्स आपको दिख रहे होंगे, सही है। कुछ कॉम्प्लेक्स टेबल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, सही है। तो टेबल्स के लिए मैं पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूं कि टेबल के लिए आप किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ H3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल्स, या हम इसको H1 के अंदर ही रखते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक मतलब कि टेबल्स के लिए एक टैग होता है टेबल का, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली एक हेडर होता है, एक फूटर होता है, और बीच में आपके पास एक बॉडी होती है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने एक रो डिफाइन की हुई है, ठीक है। और रो डिफाइन करने के बाद इन्होंने कुछ डेटा यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं रो की बात करूँ तो रो आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं। TR का मतलब क्या होता है, टेबल की रो, ठीक है। TH का मतलब क्या होता है, टेबल की हेडिंग, ये आप लिख लें अपने पास। TH का मतलब क्या होता है, टेबल की हेडिंग, ठीक है। और अगर मैं हेडर की बात करूँ तो टी हेड आ जाता है। टी हेड मतलब क्या, टेबल का हेडर, फिर आता है टी बॉडी, देन आता है हमारे पास टी बॉडी के बाद आता है टी फुट मतलब कि टेबल का फुटर। तो ये एक फॉर्मेट है टेबल क्रिएट करने का। तो टेबल क्रिएट किस तरीके से करते हैं, पहले तो आप बनाओगे टेबल का हेडर, ठीक है। आप टेबल का एक हेडर क्रिएट करोगे, उसके अंदर टेबल की रो क्रिएट करोगे, और रो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जब भी आप हेडर क्रिएट करते हैं, हेडर टेबल का जो हेडर होता है वो आप क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि टेबल का जो हेडर होता है वो हमेशा हेडिंग के लिए ही रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी हेडिंग है उसके लिए आप टेबल का हेडर क्रिएट करते हो, ठीक है। इसके बाद जब आप टेबल का हेडर क्रिएट कर लो और उसके बाद आप एक रो क्रिएट करते हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इस तरीके से तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर मैं वर्ड ओपन करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, इंसर्ट पे आओ, और इंसर्ट पे आने के बाद टेबल्स का एक ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हम 3 टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ वर्ड का, ठीक है। अब अगर मैं मुझे टॉप पे हेडिंग लिखनी है, अगर मुझे टॉप पे अगर कोई हेडिंग लिखनी है तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जांपल नेम, ये मेरे टेबल की हेडिंग है। और ये क्या हेडर है, नेम हो गया, एड्रेस, सही। उसके बाद आप यहाँ पे लिखना चाहते हो ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी है आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो कि यार ये जो मेरा जो कंटेंट है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये आपका हेडर है, ठीक है। अगर मैं हेडर की बात करता हूँ तो टॉप का आपका हेडर होता है। अगर आप हेडिंग बताना चाहते हो तो वो हेडर के अंदर आएगा। और ये जो है आपका, ये जो 3 आपका जो डेटा है,
ये आता है आपके किसके अंदर, टेबल की बॉडी के अंदर। आपकी एक बॉडी है, ठीक है, तो हेड आपका सर, और आपकी जो बॉडी है वो टेबल मतलब कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आप कपड़े पहनते हो, तो वो कपड़े आपके क्या, टेबल की बॉडी के आप अपनी बॉडी के ऊपर कपड़े पहनते हो। तो इसी तरीके से अगर आप डेटा लिखोगे तो टेबल की बॉडी के अंदर डेटा लिखोगे, सही है। तो और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉप पे आपका टेबल हेडर होता है, ये हेडर है आपका, ये कंप्लीट हेडर है, ठीक है। तो आपने एक हेडर क्रिएट किया टी हेड के नाम से। उसके बाद आपने क्या किया, एक रो क्रिएट की, ये एक रो है, ये एक कंप्लीट एक क्या रो है, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपकी रो होती है, ठीक है। ये कंप्लीट आपने एक रो क्रिएट की, टी आर का मतलब क्या, एक रो, ठीक है। आपने एक रो क्रिएट कर ली अपनी। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे कुछ हेडिंग्स देनी है, क्या देनी है, हेडिंग्स। तो हेडिंग्स के लिए मैं क्या करूँगा, टी एच। तो टी एच के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल की हेडिंग टी एच, और यहाँ पे मैं अगर देता हूँ नेम। उसके बाद मुझे एक और हेडिंग देनी है टी एच, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और हेडिंग देनी है टी एच, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। मैंने सिंपल एक हेडर क्रिएट किया टेबल का हेडर टी हेड। एक रो क्रिएट की, रो क्रिएट इस वजह से की क्योंकि हम जब तक रो क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप टेबल की हेडिंग्स नहीं डिफाइन कर सकते। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये टेबल की हेडिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं टेबल का डेटा भी यहाँ पे दे सकता हूँ, सही है। तुम लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि आप हेडर के अंदर हेडिंग ही दें, ठीक है। तो आपने एक टेबल की रो क्रिएट कर ली और उसके अंदर आपने तीन मतलब कि कॉलम्स क्रिएट कर लिया। अब ये जो टी एच है इसका मतलब कि आपने तीन कॉलम्स क्रिएट किए। मैं अगर यहाँ पे टी एच एक और बढ़ा दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं अपने टेबल पे आया और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट हमें करना है, अब ये रो पे दे रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली लेफ्ट, सही है। अब मैंने यहाँ पे एक और मतलब कि मुझे एक और कॉलम बढ़ाना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल। अब ईमेल के लिए मुझे यहाँ पे भी एक और कॉलम इंक्रीज करना होगा, तो टी एच एक और मुझे देना पड़ेगा, तो फिर मेरा ईमेल यहाँ पे कंसीडर होगा। अदरवाइज जितने मैं टी एच क्रिएट करता रहूँगा उतने मेरे कॉलम्स क्रिएट होते रहेंगे, सही। इस बात को ध्यान में रखना है, सही है। देन आपका टी हेड का काम कंप्लीट हो गया, आपने चार कॉलम्स क्रिएट कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे टी बॉडी डिफाइन करता हूँ। अब टी बॉडी क्या है, टी बॉडी बेसिकली ये यहाँ पे अगर आप डेटा देना चाहते हो बासित, सही है। उसके बाद एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जो भी आप नाम देना चाहते हो। देन असद, सही, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जो भी आप यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हो डेटा अपना। देन यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ फराज, और एक्स वाई जेड एड्रेस, ईमेल, एक्स वाई जेड, और इस तरीके से आपने अपना डेटा डिफाइन कर दिया। ये आता है आपकी टेबल की बॉडी के अंदर। तो टी बॉडी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और टी बॉडी के अंदर मैंने एक रो क्रिएट की। रो क्रिएट क्यों की, क्योंकि ये एक सबसे पहले तो रो क्रिएट होगी, तो मैंने एक रो क्रिएट की, टेबल रो टी आर, ये जो मेरी रो है, ठीक है। देन इसके अंदर एक रो क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर मैं डेटा देना चाहता हूँ, तो टी डी का मतलब क्या, टेबल का डेटा, ठीक है, टेबल का डेटा। अब यहाँ पे नेम है मेरा बासित हुसैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मुझे टेबल का डेटा देना है, एड्रेस लिख देते हैं, हाउस नंबर या ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ, गुलशन, ठीक है। और इसके बाद टी डी, एक और मुझे टेबल का डेटा देना है टी डी, उसमें आएगा कॉन्टेक्ट नंबर 111, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक और टी डी देना है क्योंकि उसमें मुझे ईमेल डिफाइन करनी है, और ईमेल के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा basit@gmail.com। अब मुझे जितना डेटा देना है उतनी मुझे रो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, एक ये रो क्रिएट कर ली। अब एक और मुझे डेटा देना है तो मुझे एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी, मैं उसमें लिख देता हूँ असद, सही, असद अली दे देते हैं। देन इसके बाद वही डेटा देते हैं, यहाँ पे भी इसका नाम चेंज कर देते हैं ईमेल पे,
और एक और मुझे रो क्रिएट करनी है और उसके अंदर फराज का नाम दे देते हैं और यहाँ पे भी हम faraaz@gmail.com। अब हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ सेव, और मुझे काइंडली बता भी दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, कंट्रोल एस और अपने ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद हमारा ब्राउज़र कहाँ गया। अब यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा शो हो रहा है। ठीक है, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और ईमेल आ गया। अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है, तो मैं बॉर्डर के लिए क्या करूँगा, टेबल पे आया, टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट दे दूंगा। ये टेबल के यहाँ पे आया, कंट्रोल 4 करके दिखा देता हूँ। टेबल पे आया और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट दे दूंगा और एट्रीब्यूट में क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर में दे दूँ 2 और यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आपके पास आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बेस कुछ भी नहीं किया, आपने नेम के अंदर रो क्रिएट की, एक हेडर क्रिएट किया, ये आपका हेडर है। ठीक है, ये आपका हेडर है। उसके अंदर आपने एक रो क्रिएट की, रो के अंदर आपने टीएच के अंदर आपने हेडिंग के अंदर नेम दिया, फिर एक और टीएच दिया, फिर एक और टीएच दिया और एक और टीएच दिया जिसके अंदर आपने ईमेल दी है। इसके बाद मैंने टेबल की बॉडी क्रिएट की जिसके अंदर मेरा ये डेटा आ रहा है और इस डेटा के लिए मैंने क्या किया, टी बॉडी के अंदर एक और रो क्रिएट की जिसमें मैंने टीडी दिया जो कि टेबल का डेटा है, बासित हुसैन। एक और टीडी दिया जो कि मेरा एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और मैंने टीडी दिया जिसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। एक और मैंने टीडी दिया जिसके अंदर मेरे पास ईमेल आ रही है। अगर मुझे और डेटा देना है तो फिर मेरे को एक और मुझे मतलब कि एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके अंदर फिर मैं डेटा दे सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का मतलब कि किसी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर को हटा दूंगा और उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा और वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वो डिफाइन करना है टैग। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो वो ये जो ईमेल है वो कॉन्टैक्ट नंबर के पास चली जाएगी, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो ईमेल है कॉन्टैक्ट नंबर की ईमेल की। फॉर एग्जांपल मैं ये इसको हटा देता हूँ या मैं कमेंट कर देता हूँ। अब सीन क्या है, अब ये जो ईमेल है यहाँ पे चले गई। तो आप अगर ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस टीडी को, ये जो आपके पास टीडी है जहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना था उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, टैग बना के आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और जो मेरा यहाँ पे ईमेल है वो नेक्स्ट पे मैं ईमेल दे सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो ईमेल है, सही आपकी जो ईमेल है, इसको पहले मैं तो सेव कर देता हूँ और आपकी जो ईमेल है वो अपनी जगह पे ही रहेगी और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके अंदर कोई मतलब कि वो ब्लैंक ही रहेगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो नहीं है, तो वो ब्लैंक ही रहेगा, सही है। लेकिन आपको टैग लाजमी देना है। तो टेबल भी आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलते हैं अपने बुक पे और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप रो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, वही तरीका है, सही है। और टी डी बेसिकली आपके टेबल का डेटा होता है। देन इसके बाद इन्होंने टी एच के बारे में बताया जो कि टेबल का हेडर होता है। ठीक है, और आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो ये टी एच है वो हेडर के अंदर ही डिफाइन हो, आप मतलब कि रो के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब कि आपका जो टेबल का डेटा है उसके अंदर भी आप टी एच इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। और ये जो स्कोप बता रहे हैं यहाँ पे, स्कोप, ये स्कोप क्या है, बेसिकली कॉलम। अब यहाँ पे स्कोप क्या है, अब मैं स्कोप आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि स्कोप क्या होता है। स्कोप बेसिकली ये होता है कि आपका जो नेम है वो कहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको रो को रिप्रेजेंट कर रहा है या कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा जो नेम का स्कोप क्या होगा, कॉलम होगा। मेरा एड्रेस का स्कोप क्या होगा, कॉलम होगा, क्योंकि एड्रेस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर का स्कोप क्या होगा, मेरा कॉलम होगा। ईमेल का स्कोप क्या होगा, कॉलम होगा। तो अब स्कोप भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, स्कोप भी हम डिफाइन कर लेते हैं, सही है। तो हमारा जो टीएच का जो स्कोप है वो क्या है, कॉल। ठीक है, इसी तरीके से मेरा जो एड्रेस का स्कोप है वो क्या होगा, वो भी कॉलम होगा, क्योंकि जहाँ पे मेरा डेटा होगा वो ही चीज़ मेरी स्कोप होगी, समझे आप। तो स्कोप भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्कोप बेसिकली आपका ये जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करता है। नेम क्योंकि कॉलम में आ रहा है, एड्रेस भी कॉलम में आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका कॉलम में आ रहा है और ईमेल भी आपकी कॉलम में ही आ रही है, सही है। हमने बॉर्डर टू ही क्यों दिया है,
देखिए हमारे पास अगर आप 1 दे दो, आपके पास एक लाइन का बॉर्डर आ रहा होगा, आप 1 दे दो, सही है। आप कोई भी नंबर दे सकते हो, कोई इशू थोड़ी है। मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सही, अब यहाँ पे देखें कि आपका जो ब्राउज़र है उसका जो बॉर्डर है थोड़ा सा लाइट हो गया, ठीक है। ये जो बॉर्डर है ये लाइट हो चुका है। अगर मैं इसका बॉर्डर थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, बॉर्डर का साइज, तो थोड़ा सा ये देखें बॉर्डर की जो विड्थ है, एक सेकेंड, बॉर्डर की जो विड्थ है वो बढ़ गई है, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई है। अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ, बॉर्डर हमारा वो है 4 कर देते हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें बॉर्डर का साइज जो है बढ़ गया है। जिस हिसाब से आप बॉर्डर की वैल्यू देंगे उस हिसाब से जो बॉर्डर का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो बॉर्डर की वैल्यूज हमेशा उस हिसाब से दें जितना आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक है। इसके बाद वापसी बुक पे आते हैं, इसको अभी मैंने आपको बता दिया। देन इसके अलावा हमने टेबल के बारे में पढ़ लिया है। अब टेबल की हेडिंग्स के बारे में बता दिया इन्होंने। अब यहाँ पे एक इन्होंने कुछ बताया हुआ है, एक टेबल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझाने में थोड़ी सी आसानी रहे। इसके नीचे आता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ H3 और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम टेबल, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S करते हैं। और यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपने एक टेबल लिया और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड BG, और BG कलर यहाँ पे अगर हम देखें, हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, T बॉडी T फुटर, और बैकग्राउंड कलर आप इस तरीके से दे सकते हैं, BG कलर। और जो आपका कलर है, एक सेकेंड, हम यहाँ पे कलर कौन सा दें, #333 और सेव करते हैं। और अब मैं इसका आपको थोड़ा सा आउटपुट समझा दूं कि यहाँ पे आउटपुट आएगा किस तरीके से। आपने एक रो क्रिएट की, टेबल TR, ठीक है। और इसके बाद आपने उसके अंदर TH आपने बताया टेबल की हेडिंग, पहले में आपने एम्प्टी बता दिया, आपको वो एम्प्टी रखना था, ठीक है। देन उसके बाद आपने दूसरा बताया 9 AM, थर्ड आपने TH बताया 10, उसके बाद थर्ड बताया 11, उसके बाद एक और TH बताया 12। अब ये सारी क्या कहलाएंगी, हेडिंग्स कहलाएंगी, सही है। इसके बाद आपने एक और रो क्रिएट की। अब इस रो में आपने क्या किया, ये जो TH है पहला वाला, उसके अंदर आपने रिप्रेजेंट कर दिया मंडे, लेकिन इसको भी आपने रिप्रेजेंट किया TH। अब ये आपकी रो की फर्स्ट लाइन है, मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज, थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं, EF सही है। तो अब कुछ देखने के काबिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास जो पहला TH था वो क्या था, एम्प्टी था। पहली रो का जो पहला TH क्या था, एम्प्टी था, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस रखिएगा, आपका जो पहला TH था पहली रो का वो एम्प्टी था, ठीक है। तो वापसी आते हैं, आपका जो पहला TH था वो रो का क्या था, एम्प्टी था, हमने यहाँ पे एम्प्टी बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब जब दूसरी रो क्रिएट करेंगे तो उसके उसके अंदर हमने एक और TH दिया है जो कि आपके क्या है, मंडे। और उसको उसके आगे हमने एक सब्जेक्ट डिफाइन किया है, जियोग्राफी, और उसको हमने कॉल स्पेंड करके रो स्पेंड करके हमने यहाँ पे क्या, हमने इन दोनों की रो, मतलब कि जो दो कॉलम्स हैं इन दोनों को कंज्यूम कर दिया। मतलब कि किस तरीके से, अगर हम यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे आके दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे देखें, बेसिक स्ट्रक्चर ये रहा, सही है। हम कहाँ पे थे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पहला TH है आपका, ये तो आपका एम्प्टी आ गया, ठीक है।
ये TH आपका एम्प्टी आ गया। देन इसके बाद ये 9 AM, ये 10 AM, 11 AM, 12 AM, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि जितने TH हैं उस हिसाब से कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं। 9 AM का एक हो गया, 10 AM का एक हो गया, 11 का एक हो गया, 12 का एक अलग हो गया, ठीक है। ये एक आपका रो मतलब कि एक रो क्रिएट हो चुकी है। अब आप दूसरी रो पे काम करें, टेबल रो TR, ठीक है। अब उसके अंदर आपने एक TH दिया मंडे, उसके बाद आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी कॉल स्पेन 2। मतलब कि ये कि जो आपका कॉल स्पेन है इसने दो कॉलम की स्पेस घेर ली है, दो कॉलम्स की स्पेस घेर लिए और कंज्यूम कर लिए दोनों स्पेस कॉलम्स की। और उसके वो जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी, अब 9 AM को भी जियोग्राफी होगा, 10 AM को भी जियोग्राफी ही होगा। मतलब कि दो सब्जेक्ट्स दो दो टाइम पर, मतलब कि 9 को और 10 को, 9 से लेके 10 तक आपका क्या है, जियोग्राफी ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक डिफाइन कर दिया एक और सब्जेक्ट मैथ, और एक और सब्जेक्ट आपने डिफाइन कर दिया आर्ट। ये चीज़ क्लियर है। अब आपने एक और रो क्रिएट की। अब इस रो में आपने क्या किया, TH आपने बताया ट्यूसडे, क्योंकि वो हेडिंग है आपकी। इसके बाद आपने जिम की टाइमिंग हमने यहाँ पे डिफाइन की है, 9 से लेके 11 तक आपकी जिम की टाइमिंग चलेगी। तो कॉल स्पेन आपने क्या बताया, 3। आपने यहाँ पे बोला कि 3 कॉलम्स आप स्पेस घेर लो, सही है, कंज्यूम कर लो तीनों स्पेस, और आप आगे जो है जिम की टाइमिंग मतलब कि 9 से लेके 11 तक आप लेके चल सकते हो। उसके बाद 12 AM को आप होम मतलब कि जो भी आपका सब्जेक्ट है होम इकोनॉमिक्स, वो आप लेके चल सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉल स्पेन के जरिए आप अपनी स्पेस घेर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो कॉलम्स की स्पेस घेरनी है तो मैं 2 लिखूंगा, अगर मुझे 3 की घेरनी है तो मैं 2 स्पेस लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे भी 3 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, और मैं आपको अगर आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक स्पेस और आ गई, ठीक है। 3 की इन्होंने स्पेस ले ली, और ये जो एक और आपका जो कॉलम था वो एक और अलग से क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अगर आप हटाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप एक और टाइम मजीद बताना चाहते हैं, TH, ठीक है, और यहाँ पे 1 PM, ठीक है, और इसके बाद हम इसको कर देते 4। अब यहाँ पे मैंने कॉल स्पेन जिम का टाइम कर दिया 4 घंटे, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ, अपने आउटपुट पे आता हूँ, कंट्रोल 4 करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैंने एक और टाइम बता दिया, 1 PM को आर्ट होगी और होम इकोनॉमिक्स होगी। तो इस तरीके से भी आप अपना टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो काइंडली मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कॉल स्पेन और रो स्पेन अगर आप करना चाहते हैं तो रो स्पेन भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इसी तरीके से रो स्पेन भी कर सकते हैं। अब रो स्पेन के लिए क्या होता है कि अगर आपको दो रोज को एक साथ कंबाइन करना है तो आप इस तरीके से रो स्पेन का कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं, रो स्पेन 2, ठीक है। तो आप रो स्पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रो क्रिएट की और उसके अंदर कितने कॉलम्स क्रिएट किए, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स, एक एम्प्टी है और 3 कॉलम्स आपने वहाँ पे डेटा डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपने एक और रो क्रिएट की, रो क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या बोला, टेबल की हेडिंग, और जो है 6 से 7 आपने एक टाइम दे दी, और टेबल का जो डेटा है उसके अंदर आपने पहले क्या था, कॉलम स्पेन, अब रो स्पेन। रो स्पेन बेसिकली क्यों इस्तेमाल करते हैं, दो रोज को मर्ज करने के लिए, ठीक है। कॉल स्पेन इस वजह से दो कॉलम को मर्ज करने के लिए, कॉलम से ही पता चल रहा है कॉलम्स को मर्ज करना है, रोज को मर्ज करने के लिए रो स्पेन, ठीक है। और आपने यहाँ पे बता दिया कि 6 से 7 मूवी होगी और 7 से 8 भी मूवी ही होगी, ठीक है, ABC के अंदर। इसी तरीके से एक और आपने यहाँ पे रो डिफाइन की है, और यहाँ पे जो है आपने 7 PM और 8 PM आपने एक हेडिंग डिफाइन की, और अब TD एक आप दोगे टेबल डेटा। अब ये क्या करेगा, अब जो दूसरी रो है वो आगे आपके आगे से मतलब कि कंटिन्यू होगी, स्पोर्ट्स हो गया, देन करंट अफेयर्स हो गया। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए, कॉलम स्पेन और रो स्पेन, ठीक है। इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं टी फूट की बात करूँ तो टेबल की जो फूटर की बात करता हूँ,
तो यहाँ पे आप टेबल का फूटर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है, तो आप बेसिकली आप मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा ताकि आपको समझ आए। टेबल हमने क्रिएट कर लिया, हमने यहाँ पे बताया बॉर्डर, सही है, मैंने एक टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने बॉर्डर डिफाइन कर दिया 2, और यहाँ पे मैं बेसिकली टी हेड एक डिफाइन कर देता हूँ, और इसके अंदर टी एच, इसके अंदर मैं दे देता हूँ वैल्यूज, वैल्यू 1, इसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू 2, वैल्यू 3, ठीक है। और अगर आप चाहें तो एक और टेबल क्रिएट करके मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी रख देता हूँ, ठीक है। तो 4 मैंने कॉलम्स क्रिएट कर लिए। इसके बाद टी बॉडी, और इसके अंदर एक रो क्रिएट की, हमने यहाँ पे एक रो क्रिएट नहीं की, तो इसको रो के अंदर रखना है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, एक रो क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमें ये रखना, मतलब कि रो के अंदर आप हमेशा हेडिंग या डेटा जो भी, हमेशा सबसे पहले रो क्रिएट करोगे, रो क्रिएट करने के बाद आपको डेटा या जो भी हेडिंग है वो लिखनी है। अगर रो क्रिएट नहीं करोगे तो फिर मसला हो जाएगा। ये याद रखना है, जब भी आप काम करोगे तो रो हमेशा क्रिएट करनी है टेबल के अंदर, ठीक है। तो रो का ख्याल रखिएगा। दोबारा मैं टेबल की रो क्रिएट करता हूँ टी आर, और टी आर के अंदर मुझे टी डी डिफाइन करना है, और टी डी डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देनी है। यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल मंडे, इस तरीके से मैंने टेबल का यहाँ पे मैं दे देता हूँ टी एच, ठीक है। टेबल की हेडिंग, जो पहली रो की जो फर्स्ट लाइन होगी उसके अंदर मेरी हेडिंग शो हो रही होगी। अब यहाँ पे मैं टी डी एक्सप्लेन कर देता हूँ, टी डी, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 111, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और हमने 3 वैल्यूज़ डिफाइन कर दी, ठीक है। इसी के बाद एक और मुझे वैल्यू डिफाइन करनी है, और वो डिफाइन कर देते हैं, एक और वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ट्यूसडे, और थर्ड वाले को बोल देते हैं वेडनेसडे, ठीक है। और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक और फुटर क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे टी फुट, और यहाँ पे जो है आप मतलब कि आपकी जो 4 कॉलम्स है वो डिफाइन करने हैं। तो टी डी, और टी डी के अंदर आप बेसिकली कुछ भी वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 3 फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यूज़, ठीक है। और टी डी, इसको हम हेडिंग के अंदर ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, टी एच के अंदर, देन टी डी, और यहाँ पे बोल देते हैं 555, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, देन सेव, और अपने आउटपुट चेक करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली जो हेडर के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, वो वैल्यू एम्प्टी थी, और उसके बाद जो भी हमने वैल्यूज लिखी थी पहली हेडर के अंदर वो सब टी एच के अंदर लिखी थी, ठीक है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, टेबल की बॉडी क्रिएट की, और बॉडी क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे जो भी हमारी पहली रो थी उसके अंदर रो के अंदर पहली जो वैल्यू थी वो टी एच के अंदर हमने डिफाइन की, इसी के अंदर दूसरी रो भी हमने टी एच के अंदर डिफाइन की, थर्ड रो भी टी एच के अंदर, फोर्थ रो भी जो है हमारी वो टी एच के अंदर ही हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हैं वो हम क्या करेंगे, उसको टी डी के अंदर ही एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो हमारे टेबल का डेटा है, सही है। तो 111 हमारी वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3 है, और हमारी जो फाइनल वैल्यूज़ हैं वो टेबल फूटर के अंदर आ रही हैं इस तरीके से। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई टेबल के अंदर प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बता दें, तो फिर मैं आपको उसके आंसर्स भी दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका टेबल का भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इमेजेस में हमने पढ़ लिए हैं। तो इंशाल्लाह कल हम फॉर्म्स कंप्लीट करेंगे, और फॉर्म क्यों बनाए जाते हैं वो भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में, और उसको भी इंशाल्लाह ये कि डिटेल में लेके चलूँगा। तो अगर इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें,
और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है XYZ जो भी क्वेश्चन है आपका वो भी मुझे बता दें तो फिर मैं आपके आंसर दे देता हूँ। तो जल्दी फराज और असद अली तो काइंडली मुझे बता दें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं टेबल के अंदर या इमेजेस के अंदर या आपने जो प्रीवियस क्लासेस जो अटेंड की हैं उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आज आप ज़्यादा मतलब कि बोर नहीं हुए होंगे। लेक्चर तो ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा। तो काइंडली मुझे बता दें। मोहम्मद फराज आप भी बता दें। सही तो क्लियर है तो मुझे काइंडली बता दें कि सर ऑल क्लियर। तो फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग एंड कर दूं यहाँ पे। जल्दी से बता दें, पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहे हैं आप लोग। क्लियर है? ओके, सही है। चले फिर आज की क्लास के लिए यहीं तक ही था। सही है।